हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं मयूर सूर्यवंशी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं समता के अधिकार को। एक प्रश्न पूछा गया था मुझसे कि क्या भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम किसी व्यक्ति से अनिवार्य श्रम ले सकते हैं या सरकार चाहे तो किसी व्यक्ति से अनिवार्य रूप से कोई काम करवा सकती है बिना वेतन के। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि क्या सरकार भारत के नागरिकों के ऊपर किसी भी प्रकार के काम को करने का दबाव बना सकती है क्या। इस बात को जानने का एक ही आंसर है कि आपके पास भारतीय संविधान हो और आपको पता हो कि इस आंसर को कहाँ ढूंढना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये आंसर आपको मिलेगा भारतीय संविधान के भाग 3 में। भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि मूल अधिकारों के संबंध में है। इससे पुराने जो वीडियो है उसमें मैंने मूल अधिकारों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आज हम पढ़ेंगे कि क्या सरकारें हमसे अनिवार्य श्रम ले सकती हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास कोई ऐसा अधिकार है जो हमें शोषण से बचाता हो। तो हाँ, हम पाते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत हम क्या कर सकते हैं, राज्य सरकारों के इस शोषण से बच सकते हैं। शोषण के अधिकार के तहत क्या कहा गया है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस संविधान की किताब के अंतर्गत ये आपको बहुत इजी वे में दिख जाएगा। आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 23 का निर्वचन अगर हम करें तो इसमें कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 23 की हेडिंग है कि मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम बैन किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 क्लॉज हैं। 2 क्लॉज हिंदी में कहें तो इस अनुच्छेद 23 के 2 उपखंड हैं। अगर पहले उपखंड को हम पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है तथा इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है दंडनीय। इस वर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर कोई भी ऐसा काम करता है जो आर्टिकल 23 में लिखा गया है तो ये दंडनीय अपराध है। जैसा आर्टिकल 17, तो कुल मिला के भारतीय संविधान में अब तक 2 ऐसे आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं जो किसी भी क्रिया को दंडित बनाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 में जो बात की गई है अगर आप उसका उल्लंघन करेंगे तो दंडनीय अपराध है, और आर्टिकल 23 में जो बात लिखी गई है उपखंड 1 में अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो दंडनीय अपराध है। इसका उपखंड 2 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 23 में यह कहा गया है। अब यहां से हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। प्रश्न वापस से रिपीट कर देता हूं कि क्या अनिवार्य सेवाएं कराई जा सकती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, और हम इसको अब डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो अनिवार्य सेवाएं हैं, अनिवार्य सेवाएं इसको हम अन्य शब्दों में देखें तो बलात् श्रम, कि क्या राज्य सरकार आपसे बलात् श्रम करवा सकती है। तो आर्टिकल 23(1) का पहला उपखंड ये कहता है कि बलात् श्रम, आर्टिकल 23 इसका उपखंड 1, आर्टिकल 23 इसका उपखंड 1। साधारण भाषा में इसमें 3 शब्द हमारे सामने निकल के आते हैं, और वो 3 इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं। पहला शब्द है मानव का दुर्व्यापार, पहला शब्द यही है मानव का दुर्व्यापार। दूसरा शब्द निकल के आता है बेगार, बेगार मतलब बिना पैसा दिए कोई काम कराना। और तीसरा शब्द निकल के आता है अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब सबसे पहले अगर हम शब्द की बात करें, मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, सुप्रीम कोर्ट ने मानव के दुर्व्यापार शब्द को समय समय पर बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है और इसकी एक विस्तृत परिभाषा दी है। सुप्रीम कोर्ट की एक विस्तृत परिभाषा के अनुसार हम देखें तो ये वाला शब्द कौन सा, मानव का दुर्व्यापार, इस शब्द की विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत दास प्रथा, आपने देखा होगा अफ्रीकी देशों में जो निग्रो प्रजाति के लोग होते थे वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते थे, इनको अंग्रेज किडनैप कर लेते थे या फोर्सफुली इनको अरेस्ट कर लेते थे और इनको अपने दास के रूप में मार्केट में बेच देते थे। तो यहीं से एक प्रथा निकल के आती है दास प्रथा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार की दास प्रथा, क्या कहा, किसी भी फॉर्म में अगर दास प्रथा एग्जीक्यूट की जाती है तो वो बैन है, वो इनलीगल है, क्योंकि हमारा संविधान मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार देता है। अगर आप दास बना दोगे तो गरिमापूर्ण जीवन तो छोड़िए, वो जी ही नहीं पाएगा। दूसरी बात, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत दूसरी बात है बेगार या बलात्श्रम। अब क्या होता है बेगार या बलात्श्रम? किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम कराना और काम कराने के बाद उसे उचित, युक्त, रिजु या ये कहें कि फेयर, जस्ट एंड रिलायबल जो उसका वेज होता है, जो उसका मेहनताना होता है, वो न देना और उससे काम करा लेना, या उसको डराना धमकाना कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरे फैमिली मेंबर को हम मार देंगे, अगर तूने ये काम नहीं किया तो जात, समाज, गांव में से तेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इस प्रकार की धमकी देके कोई काम कराना, वो आता है बलात्श्रम की श्रेणी में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बलात्श्रम की परिभाषा के अंतर्गत। तीसरा इसमें दुर्व्यापार के अंतर्गत एक वर्ड आता है वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय। अब वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय किसका हो सकता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय तो होता है, पर यहां पर क्रय विक्रय के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक परिभाषा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप उस चीज का व्यापार कर सकते हो जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर सको। अगर आप किसी चीज का विनिर्माण नहीं कर सकते, आप उस चीज को बेच कैसे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति का पुनः निर्माण नहीं कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है मोहन। अगर आप मोहन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप मोहन जैसी उसकी कॉपी नहीं बना सकते, तो क्या आपको मोहन को बेचने का अधिकार है? नहीं है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि वस्तुओं की भांति, अब वस्तुओं की भांति किसका? मानव का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्रय विक्रय की श्रेणी में अगर ह्यूमन ऑर्गन की बात करें तो वो ह्यूमन ऑर्गन भी इस वाली परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। क्या आप किडनी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या आप लीवर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये आपके प्राकृतिक रूप से मिले हुए आपको अंग है, आप इनका व्यापार नहीं कर सकते। देह व्यापार, तो जो देह व्यापार है वो इस चीज में आ जाता है। क्लियर? कि आप किसी भी प्रकार के बॉडी के ऑर्गन का व्यापार भी करेंगे तो वो मानव व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दुर्व्यापार के अंतर्गत आ जाएगा और वो बैन है और वो दंडनीय अपराध है। अब बात करते हैं अनैतिक व्यापार की। दुर्व्यापार के अंतर्गत अगला सेगमेंट है अनैतिक व्यापार। अनैतिक व्यापार, अब हमने देख लिया कि मानव का शरीर तो नहीं बेच सकते, ठीक है, तो उसमें सब आ गए। अनैतिक व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक रूप से महिलाएं और बच्चे, इन दो सेगमेंट को रखा है, क्योंकि अनैतिक व्यापार किसका हो सकता है? महिलाओं का और बच्चों का हो सकता है। क्लियर? तो महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार को भी मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में रखा गया है। आप बच्चों को भीख मांगने के लिए बेच नहीं सकते, महिलाओं से किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यापार कराने के लिए उनको नहीं बेच सकते। क्लियर? तो ये आ जाएगा दुर्व्यापार के उसमें। लास्ट हम देख लेते हैं बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी भारतीय समाज में चलने वाली एक प्रथा है। जैसे यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर दास प्रथा चलती थी, अफ्रीका में दास प्रथा चलती थी, अमेरिका में दास प्रथा चलती थी। भारत में क्या चलता है? बंधुआ मजदूरी। एक पैसे वाला शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास धन की भी ताकत है और बल की भी ताकत, तो धन बल की शक्ति रखने वाला कोई व्यक्ति गरीब मजदूर को अपने घर रख लेता है और उसे कुछ थोड़ा सा अमाउंट देकर, थोड़ा सा पैसा पे करके, या फिर उसको एक वक्त का खाना देके अपने वहीं पर किडनैप करके उसे काम कराता है। इस प्रथा को कहा जाता है बंधुआ मजदूरी, कि भैया ये मजदूर मेरा बन गया है, इससे कोई और काम नहीं लेगा, केवल मैं ही काम लूंगा। जैसे सपोज कि आज की तारीख में अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है और उस कंपनी का मालिक कह दे कि तू बस केवल मेरे यहाँ काम कर सकता, किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकता, तेरा वेतन भी मैं डिसाइड करूंगा कि तुझे केवल 2000 या 1500 रुपए महीने के मिलेंगे और तुझे मेरे यहाँ ही काम करना है। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो बंधुआ मजदूरी की है। परंतु वर्तमान में क्या है? वेतन आप डिसाइड करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे 20,000, 25,000, 30,000, 1.5 लाख, 2 लाख चाहिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपनी कंपनी स्विच कर सकते हैं। तो बंधुआ मजदूरी का सेगमेंट अब खत्म हो गया। इसी प्रकार के अन्य जितनी भी काम है वे सभी मानव दुर्व्यापार में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से
किसी भी प्रकार का कोई काम जिसमें आपको बदले में, कोई भी काम जिसके बदले में आपको एक्चुअल वेज या जो निश्चित अमाउंट आपको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप बेकार कर रहे हैं। अगला कीवर्ड निकल के आता है अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध। अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 23 के उपखंड 1 के अंदर आने वाले शब्दों की। तो इसमें अगला शब्द क्या है? अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिनिषिद्ध, अगर ये भी कहें तो इसमें सही है। तो प्रतिनिषिद्ध का मतलब ये है कि हमारी संसद आर्टिकल 35 का यूज करके इस बलात् श्रम का प्रतिषेध करने के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान बना सकती है। तो क्या कानूनी प्रावधान बनाए हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में बंधुआ मजदूर की जो प्रणाली थी उसका उन्मूलन करने के लिए हमने एक अधिनियम बनाया कि भारत में अब बंधुआ मजदूरों के रूप में कोई भी काम नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी मजदूर को बंधुआ मजदूर बनाया तो उसके ऊपर दंडिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमने महिला एवं बालकों के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 बनाया। 1986 के समय पे हमने क्या करा? महिलाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए, उसका निवारण करने के लिए एक अधिनियम लेके आए। तो यहां तक तो ये बातें हैं कि आपसे अनिवार्य श्रम नहीं लिया जाएगा, बलात् श्रम नहीं लिया जाएगा, आपका देह व्यापार नहीं किया जाएगा, ह्यूमन ऑर्गन नहीं बेचे जा सकते, आपकी आंख, लीवर, कोई भी चीज, बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं बेचा जा सकता, दान किया जा सकता है पर बेचा नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये तो हुआ 23 का पहला भाग। पर प्रश्न वही है कि क्या सरकार आपसे जबरदस्ती कोई काम करवा सकती है? क्या सरकार आपसे बिना पैसा दिए कोई काम करवा सकती है? तो इसका उत्तर मिलता है आर्टिकल 23 के उपखंड 2 में। अब क्या है 23 आर्टिकल का उपखंड 2? तो जैसा कि मैंने आपको संविधान की बुक में पढ़ के बताया था, उसमें कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो अनिवार्य सेवाएं ले सकती है। क्लियर? अब ये आर्टिकल जो 23(2) है, आर्टिकल 23(1) को ये बताता है कि अत्यांतिक नहीं है। क्या आपको लगता है हमारा आर्टिकल 23(1) एब्सोल्यूट है, जिसको हिंदी में कहते हैं अत्यांतिक? अत्यांतिक एब्सोल्यूट है क्या? ये एब्सोल्यूट होता है, इट मींस इसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता या इसका कोई दूसरा खंडन नहीं होता। परंतु इस आर्टिकल 23(1) का खंडन भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 23(2) में हो जाता है। आर्टिकल 23(2) में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, किस प्रयोजन हेतु? सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवाएं लागू करने का अधिकार रखती है। और इन अनिवार्य सेवाओं को लागू करने के लिए सरकार किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं करेगी? धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगी। मतलब अगर सरकार अनिवार्य सेवाएं लगाती है, जैसे मान लेते हैं युद्ध काल हो गया, युद्ध काल में हमें सैनिकों की भर्ती करनी है, देश की रक्षा करनी है, सैनिकों की भर्ती करनी है। अब सरकार क्या करेगी? धर्म के आधार पर सैनिक भर्ती नहीं करेगी। सरकार ने सोचा कि यार युद्ध में तो मौत होती है तो क्या करें? केवल एक विशेष धर्म के व्यक्ति हम चुन लेते हैं ताकि मरे तो उस धर्म के लोग मरे। तो ऐसा नहीं करेगी सरकार। इसके अलावा अगर सेना काल में भर्ती करनी है तो किसी मूल वंश विशेष के व्यक्ति नहीं भरेगी कि ये लोग पराक्रमी, केवल इन्हीं को भरो, बाकी सबको मत भरो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जाति के आधार पर सरकार जाति द्वेष के आधार पर भी भर्ती प्रक्रिया नहीं करेगी, अनिवार्य सेवाएं लागू नहीं करेगी, और वर्ग के आधार पर भी नहीं करेगी। इसके अन्य आधारों पर कर सकती है, जैसे महिला पुरुष, बच्चे बूढ़े, ठीक है, किसी स्पेशल कैटेगरी का व्यक्ति हो तो उसके लिए कर सकती है, बाकी इन 4 आधारों पर तो नहीं करेगी। तो आपके प्रश्न का उत्तर आई होप आपको मिला होगा कि राज्य चाहे तो आपसे अनिवार्य सेवाएं करवा सकता है, किंतु इन 4 आधारों पर आपसे विभेद नहीं करेगा। अब प्रश्न तो वही है कि अनिवार्य सेवाएं करा ली, बलात् श्रम हो गया, क्या हमें वेतन मिलेगा? अगर सरकार आपको वेतन नहीं देती है उस वक्त तो ठीक है, पर बाद में वेतन देना बनता है। अगर वेतन नहीं देती तो सरकार ने आपसे बेगार कराया है, और बेगार की श्रेणी में सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो सरकार आपको उस कार्य के बदले वेतन अवश्य देगी।
दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है कि क्या अगर हमने किसी कैदी को जेल में रखा, कैदी से जेल में पत्थर तुड़वाए, हार्ड वर्क करवाया, तो क्या वेदी को उसके लिए, क्या उस कैदी को उस काम के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर एक केस हुआ था 1983 में। 1983 में एक केस हुआ दीना बनाम भारत संघ, और इस दीना बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 23 का उपयोग करते हुए उचित पारिश्रमिक आपको क्या करना है, किसी भी मजदूर को देना है, चाहे वो जेल में हो चाहे वो बाहर हो। ठीक है, तो जेल में कैद किसी भी कैदी को अगर आप काम करवाते हो तो उसे उचित पारिश्रमिक देना आपकी ड्यूटी बनती है, मतलब सरकार की ड्यूटी बनती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नीचे रेड रंग का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको मुझसे पढ़कर आनंद आ रहा होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 24 और 25 के बारे में। जो भी उससे प्रश्न बन सकते हैं आपकी मेंस एग्जाम में या किसी और कंपटीशन एग्जाम में, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।